So class 10th, we were discussing chapter number 2, that is human system. And as you all know that in the previous video we have discussed digestive system. So in this video we will discuss about respiratory system. So let's start. The body needs energy for various activities. So actually there are various activities that we need to do. हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम करते हैं, और उन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो एनर्जी है ये आती कहाँ से है? ये आती है फूड के ऑक्सीडेशन से. जो हमारे सेल्स में जो फूड प्रेजेंट है उसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस एनर्जी से हम पूरे एक्टिविटीज़ करते हैं. द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज़ एनर्जी इन सेल्स इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन. और ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है सेल के अंदर जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है, उसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं. एनर्जी प्रोड्यूस्ड आफ्टर रेस्पिरेशन इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसी फॉर्म में स्टोर होती है, और उससे कहते हैं ATP की फॉर्म में स्टोर होती है. ये एनर्जी करेंसी भी होती है हमारी बॉडी के अंदर, और इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इज़ यूटिलाइज्ड बाय सेल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी हमारे सेल को यानी बॉडी के सेल्स को ज़रूरत पड़ती है, इसकी जितनी ज़रूरत होती है और जब ज़रूरत होती है तब इन ATP का यूटिलाइज हो जाता है. The whole process of respiration is composed of two processes, that is cellular respiration and exchange of gases. जो भी respiration का process है, पूरे process के अंदर दो मेन प्रोसेस अकर होते हैं. वन इज़ सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड द अदर इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मीन्स एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है और एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मेनली O2 और CO2 का होता है, डेट इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. The oxidation of food takes place inside cells and this step is called cellular respiration. जैसे कि हमने देखा कि जो एनर्जी मिल रही है हमें वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से मिल रही है, तो ये ऑक्सीडेशन जो है वो सेल के अंदर होता है, और इसीलिए इस स्टेप को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. हर सेल को टाइमली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जिससे कि वो रेस्पिरेशन कैरी आउट कर सके. और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और ये रेस्पिरेशन हो रहा होता है उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी फॉर्म होती है, और इस गैस को हमारी बॉडी से रिमूव होना, सेल से रिमूव होना ज़रूरी होता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन जो है सेल को मिले ताकि वो ऑक्सीडेशन कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो सके, तो ये जो है ब्रीदिंग के थ्रू होता है और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होता है. ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचती है जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और ब्रीदिंग के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. तो इस सब प्रोसेस को हम अब डिटेल में और पढ़ेंगे, बट बिफोर डैट लेट अस सी द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. So as you can see the picture, this is human respiratory system, and before starting any system, learning any system, first of all learn about the diagram. आपको डायग्राम को अच्छे से डिटेल में स्टडी करना होता है. हर सिस्टम को स्टडी करने से पहले अगर आप डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो पूरा का पूरा मैकेनिज़्म आपको और भी ईज़िली समझ में आता है. तो अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिख सकता है नेज़ल पैसेज, जिसके थ्रू हम एयर को इनटेक करते हैं. माउथ कैविटी भी यहीं पर होती है. फेरिंग्स प्रेजेंट है, देन लैरिंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रैकिया प्रेजेंट है वॉइस बॉक्स के नीचे, देन रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है. देन आप देखोगे कि जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है वो नीचे आकर के डिवाइड होते हैं और इसे ब्रोंकाई कहते हैं. ब्रोंकाई देन और भी टर्मिनल्स के अंदर डिवाइड होते हैं और भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. और ब्रोंक्यूल्स के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं एल्वियोलर सेक.
और ये मेन एरिया होता है एल्वेओलर सैक। एल्वेओली जो होती है मेन एक्सचेंज ऑफ गैस इन्हीं के सरफेस पर होता है। और आपको यहाँ साइड में भी शो करके दिखाया हुआ है ब्रोंकियोल्स को और एल्वियोलीज को। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है इस तरीके की एल्वियोली वॉल होती है जहाँ पे रियल एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इन्हें एल्वियोली को साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहते हैं। और डायग्राम में अगर आएँ तो डायफ्राम प्रेजेंट होता है दोनों लंग्स के नीचे, और रिब्स प्रेजेंट होती है। रिब्स मेनली बोन होती है, कलेक्टिवली इसे रिब केज कहा जाता है। और रिब केज के अंदर ही लंग्स जो हैं होते हैं। रिब केज उन्हें प्रोटेक्ट करती है, किसी भी तरीके के डैमेज से उन्हें प्रोटेक्ट करती है। लंग्स आप देख सकते हैं, 2 पेयर ऑफ लंग्स वी हैव। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, लर्न द स्ट्रक्चर वेरी वेल। Now human respiratory system. Actually the human respiratory system is divided into 3 major parts: upper respiratory system, lower respiratory system and respiratory muscles. हमने human respiratory system को 3 major parts में डिवाइड कर दिया है। कुछ जो ट्रैकिया से ऊपर वाले जो पोर्शन हैं वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स की इनर पोर्शन जो है वो आता है। और कुछ मसल्स हम देखेंगे कि क्या क्या मसल्स इसमें प्रेजेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ नोज़, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। नोज़, सबसे पहले देख लेते हैं नोज़। The nose opens outside through 2 nasal openings. The nasal chamber is divided into 2 by a bone in between, and it opens in nasopharynx. The thin lining along with hairs and mucus is nasal chamber work like air filters. So class आप देख ही सकते हैं, अपने नोज़ को ऑब्ज़र्व कर ही सकते हैं। नोज़ जो है 2 नेज़ल ओपनिंग से ओपन होता है, और नेज़ल चेम्बर जो है वो बोन से डिवाइडेड होता है 2 के अंदर। और फिर जो नोज़ है वो नेज़ोफेरिंग्स के अंदर ओपन होता है, और एक थिन लाइनिंग होती है अंदर प्रेजेंट होती है अलॉन्ग विद सम हेयर्स एंड देयर। और जो नेज़ल चेम्बर है वो एयर फिल्टर्स की तरह वर्क करते हैं। जो हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होता है हमारे नेज़ल चेम्बर्स के अंदर, वो मेनली वर्क करता है कि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसके जो कुछ हैवी पार्टिकल्स हैं और जो बिग पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, वो वहीं अटक जाएं, वो हमारी लंग्स तक ना पहुँचे, इसलिए वो फिल्टर का काम करते हैं। Now next is mouth. Mouth plays a secondary role in breathing. In case of any obstruction in nose, we can easily breathe through mouth. जब हमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन फील हो नोज़ से ब्रीथ करने का, तब माउथ को हम एज अ ब्रीदिंग ऑर्गन यूज़ ले सकते हैं। तो इसीलिए ये सेकेंडरी ऑर्गन हो गया, सेकेंडरी रोल प्ले करने वाला ऑर्गन हो गया ब्रीदिंग में। और how enters through mouth is not as clean as that entering through nose. बट ये एक पॉइंट है कि जो एयर हम नोज़ के थ्रू हमारे ब्रेथ करते हैं वो अगर माउथ से कंपेयर करें तो वो इतनी ज़्यादा क्लीन नहीं होगी। एज यू नो द रीज़न, बिकॉज हमारे नोज़ के अंदर बहुत सारे हेयर होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि एयर फिल्टर की तरह एक्ट करता है। Next is larynx. Larynx is also called voice box, which connects pharynx with trachea. Larynx is composed of 9 cartilaginous structures. There are 2 vocal cords stretched across larynx. larynx को voice box भी कहा जाता है। हमारी जो voice प्रोड्यूस होती है वो larynx से ही प्रोड्यूस होती है, और ये pharynx को trachea से कनेक्ट करता है। ट्रैकिया जो है नीचे की तरफ, वॉइस बॉक्स के नीचे की तरफ ही एरिया होता है, और फेरिंग्स जो है वो नेज़ल, और जिसमें नेज़ल चेम्बर्स जिसमें ओपन होते हैं वो स्ट्रक्चर होता है। और लैरिंग्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, यानी कि वो 9 इसमें नंबर दिए हुए हैं कि वो 9 कार्टिलेजेस बोन से मिल कर के बना हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लैरिंग्स कितने कार्टिलेजेस से बना हुआ है, तो योर आंसर वुड बी 9।
देर आर 2 vocal cords stretched across larynx. 2 vocal cords stretched होती हैं larynx के अंदर. When air passes through larynx, it creates vibrations in vocal cords and sound is produced. और इन्हीं vocal cords की वजह से इनके बीच में जब एयर पास होती है तो वाइब्रेशन अकर होती है और उन वाइब्रेशन की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है. और इसीलिए जो वॉइस का जो टेक्सचर होता है कि हार्ड पिच की वॉइस है या लो पिच की वॉइस है, वो इन वर्ड्स के स्ट्रक्चर में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसी पर डिपेंड होती है कि कितनी तीखी आवाज़ है किसी की और कितनी ज़्यादा बेसिक आवाज़ है किसी की. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेनली ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, लंग्स और एल्वियली कंपोज होते हैं. सो इन्हें भी देख लेते हैं वन बाय वन. नंबर 1 इज़ ट्रैकिया. Trachea is made up of C-shaped cartilaginous rings. The rings are held together by pseudo-stratified ciliated columnar epithelium. सो क्लास देखिए, ट्रैकिया जो है उसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है. अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें कंपोज हुए हुए दिखेंगे, बहुत सारी रिंग्स दिखेंगी. ये सी शेप्ड की होती हैं और ये रिंग्स एक दूसरे से एक एपिथेलियम के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, यानी एक टिश्यू के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं और उस टिश्यू का नाम होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार. The cartilaginous rings prevent the trachea from collapsing and keep it open so that air can go through without obstruction. ये जो cartilaginous rings हैं ये इसलिए हैं, इनका मेन फंक्शन यही है कि किसी भी तरीके की साउंड को या एयर को, जो एयर जा रही है इसके थ्रू, उसे कोलैप्स होने से रोकें. वो कोलैप्स ना हो, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, कहीं भी रुके ना, उसका इसीलिए ये रिंग्स जो हैं कार्टिलेजिनस होती हैं. ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस इन थोरैसिक चेम्बर, ईच ब्रांच गोइंग टू अ लंग. जो ट्रैकिया है वो फिर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और इन 2 ब्रांचेस को ब्रोंकाई कहते हैं और हर एक ब्रांच एक लंग के अंदर जाता है. The epithelium in trachea produces mucus which filters impurities from air. जो एपिथेलियम प्रेजेंट है ट्रैकिया के अंदर वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं और म्यूकस इम्प्योरिटीज़ को फ़िल्टर करता है एयर में से, ताकि कोई भी इम्प्योर पार्टिकल, कोई भी ऐसा पार्टिकल हमारे लंग्स के अंदर ना जाए, इसीलिए म्यूकस प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज़ ब्रोंकियाई एंड ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकाई एंटर द लंग्स एंड डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई. हर एक ब्रोंकाई एक लंग के अंदर ओपन होता है और वो सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर टूट जाता है. द सेकेंडरी ब्रांचेस फर्दर डिवाइड इनटू टर्शरी ब्रोंकियोल्स. फर्दर डिवीजन क्रिएट्स ब्रोंकियोल्स. इस तरीके से ब्रोंकाई की जो ब्रांच है उसके अंदर डिवीजन होते रहते हैं. ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकियोल्स एंड देन फर्दर ब्रोंकियोल्स में वो डिवाइड होता रहता है. और फाइनली हर ब्रोंकियोल जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल के अंदर एंड हो जाता है. दिस सिस्टम ऑफ ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस अपीयर्स लाइक ब्रांचेस ऑफ ए ट्री इनसाइड लंग्स. जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं वैसे ही हमारे लंग्स के अंदर हम ब्रोंकियोल्स की ब्रांचेस या ब्रोंकाई की ब्रांचेस को देख सकते हैं. और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होता है उसके एंड को एल्वियोली कहते हैं, एज वी हैव सीन इन द डायग्राम ऑल्सो. नेक्स्ट इज लंग्स. A lung is a balloon-like structure which contains bronchi, bronchioles, alveoli and blood capillaries. लंग एक balloon like structure होता है जिसके अंदर bronchi present है, bronchioles present है, alveoli present है and blood capillaries present है. The left lung is divided into 2 lobes and the right lung is divided into 3 lobes. Left lung हमारा 2 है और right lung हमारा 3 lobes के अंदर divided है. Each lobe is divided into many sublobes. हर लॉब बहुत सारे सब लॉब्स के अंदर डिवाइडेड है और हर सब लॉब बहुत सारे सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है और हर सेगमेंट के पास फाइन ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई, आर्टरीज और वेन्स की प्रेजेंट हैं.
एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और राइज होता है कि वाई द राइट लंग इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लॉब्स बट लेफ़्ट लंग इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लॉब्स। तो एक और रीज़न है यहाँ पे कि जो लेफ़्ट लंग होता है वो थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है और जो राइट लंग होता है वो एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट लंग थोड़ा बड़ा होता है। ये इसलिए भी होता है बिकॉज़ जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है बॉडी की, जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो लेफ़्ट लंग के नीचे के साइड में ही प्रेजेंट होता है। तो हार्ट को जगह मिल सके इसलिए लेफ़्ट लंग थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है। Next is alveoli. Each lung is made up of spongy tissues and contains many capillaries and about 30 million alveoli. हर लंग जो है वो स्पॉन्जी टिश्यूज़ से बना हुआ होता है, उसमें बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और कम अबाउट 30 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट होती है। दिस इज़ लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम एंड ब्लड कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन एल्वियोली। एल्वियोलिस, अगर मैं सिंगुलर बोलूँ एल्वियोली को तो एल्वियोलिस कहूँगी। और ये स्क्वैमस एपिथेलियम, ये भी एक एपिथेलियम है, मीन्स टिश्यू है और इस टाइप के एपिथेलियम से बना हुआ होता है और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर लाइंड अप होती हैं और ये इसका मेन फंक्शन है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोली। एल्वियोली के सरफेस पर ही डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, वहीं से ऑक्सीजन जो है इनटेक की जाती है और CO2 को एक्सेल किया जाता है। उसी के सरफेस पर मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी मसल्स। ब्रीदिंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल मसल्स लाइक डायफ्राम। सो आपने देखा था लंग्स के बॉटम की तरफ एक स्ट्रक्चर बना हुआ था डायफ्राम। तो ब्रीदिंग जो है डायफ्राम से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होता है। ये एक तरीके की मसल है। ये क्या करती है, जब हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं तो उस वक्त ये हमारे लंग्स के वॉल्यूम को कंट्रोल्ड रखती है, सपोर्ट करती है। जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है उस वक्त भी और जब कम होता है उस वक्त भी। ये उसी के साथ ही कोऑर्डिनेटेड वे में अपना फंक्शन करती है। कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ एयर इन लंग्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओके, मीन्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस वक्त बॉडी के अंदर एयर एंटर होती है। इसी की वजह से बॉडी के अंदर क्रिएट होता है कि अंदर एयर का प्रेशर जो है इस तरीके से मेंटेन्ड हो सके। तो ये कॉन्ट्रैक्शन में इस तरीके से हेल्प करता है। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम फैसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स। और जब डायफ्राम का रिलैक्सेशन होता है उस वक्त एयर जो है वो रिमूव हो जाती है। इंटरकोस्टैलिस मसल्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन ब्रीदिंग। बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती है हर रिब के बीच में। इंटरकोस्टैलिस जैसे इसका नेम ही है, यानी कि हर ये बीच बीच में प्रेजेंट होती है। लेट मी शो यू दिस विद द हेल्प ऑफ a diagram. So as in this diagram you can see, this diagram shows you the intercostal muscles. So these are the ribs, these structures are the ribs, rib cage you can say. और इसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेक्शन आपको निकाल करके दिखाया हुआ है। तो दो रिब्स के बीच में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और उसके अंदर इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स हैं। मींस बहुत सारी मसल्स प्रेजेंट होती है और इन मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। सो एज वी हैव सीन, इंटरकोस्टैलिस मसल्स भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं ब्रीदिंग के अंदर। वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान हेल्प करती हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट 2 लेवल्स। सो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये 2 लेवल्स पर होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। Let me just read the external respiration. This happens in alveoli. The pressure difference between air in alveoli and gases in capillaries facilitates removal of carbon dioxide from blood and addition of oxygen to blood. So class, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो alveolis के अंदर
होता है। और यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस के ऊपर ये पूरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। प्रेशर डिफरेंस के ऊपर इस तरीके से होता है, जैसे आपने डिफ्यूजन प्रोसेस पहले पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन प्रोसेस में ट्रैवल, किसी भी सब्सटेंस का ट्रैवल, सपोज़ गैस का ट्रैवल अगर हो रहा है तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है। तो ऐसे ही प्रेशर जहाँ ज़्यादा क्रिएट होता है वहाँ प्रेशर लोअर प्रेशर की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करता है। तो ये कहाँ कहाँ हो रहा है? एयर इन एल्वियोली एंड गैसेस इन कैपिलरीज। सो इन दोनों के बीच में जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट हो जाती है ब्लड से, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। बिकॉज़ ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ ऑक्सीजन का प्रेशर कम है, इसलिए वो इनटेक किया जाएगा एल्वियोली की वॉल से, वो अंदर आ जाएगा। और ब्लड के अंदर ऑलरेडी ब्लड स्ट्रीम के अंदर CO2 का प्रेशर बहुत अमाउंट में ज़्यादा है, तो वो वहाँ से बाहर रिमूव आउट हो जाएगी और एल्वियोली से वो बाहर की तरफ रिमूवल हो जाएगा उसका। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये जो रेस्पिरेशन होता है एल्वियोली के अंदर, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट जो होता है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन, और ये सेलुलर लेवल पर होता है, सेल्स के अंदर होता है। इन दिस केस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, ब्लड और सेल्स जहाँ पर भी कांटेक्ट में आ रहे हैं ये वहाँ पर होता है। बिकॉज एल्वियोली तक जो CO2 आई वो ब्लड के थ्रू ही तो आ रही है, वो सेल्स में से निकल के ही तो ब्लड के थ्रू आ रही है। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो आता है एल्वियोली तक, तभी ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है पूरी बॉडी के अंदर। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक ही चीज़ बता रहे हैं, बट हमने इन दोनों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये एल्वियोली पर अलग तरीके का रेस्पिरेशन हो रहा है, और जो पूरी बॉडी में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है। सो दिस वाज अबाउट रेस्पिरेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा रेस्पिरेशन। आपको इसे लर्न करना है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, और देखना ज़रूर है पूरा वीडियो। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।